हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम गॉस थ्योरम के आगे एप्लीकेशंस जो दो पढ़ चुके थे पिछले टर्न पे, उनके आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, पूरी फर्स्ट बुक का बेस है ये। और हमने पूरे अभी तक के लेक्चर्स में जो पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब हम बिल्कुल चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस अपने चल रहे हैं, जो कि चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। दो एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं। पिछले टर्न पे हमने डिराइव किया था कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। आज हम तीसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल बोले तो हॉलो स्फेयर, ठीक है कि नहीं। अंदर से हॉलो है, खोखला है, कैविटी है अंदर, और या फिर स्फेरिकल कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के लिए लागू होगा, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी या फिर स्फेरिकल शेल के लिए। क्लियर है कि नहीं। तो इसके अंदर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनेगा पूरा इस तरह से बन सकता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। और उसमें आपसे कह सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज करना है, उसकी हेल्प से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल हो या फिर स्फेरिकल कंडक्टर, ये बात आप अच्छी तरह सुन लें कि जो चार्ज हम देंगे, अगर स्फेरिकल शेल है मतलब अंदर से हॉलो है, तो जो भी हम चार्ज उसको देंगे, अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं रहता, पूरा का पूरा चार्ज कहां स्प्रेड हो जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे। क्लियर है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पे। और अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर बेशक हॉलो ना भी हो, सॉलिड भी हो, तो भी ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन वो चार्ज जो है अंदर नहीं रहेगा, बल्कि कहां चला जाएगा, सरफेस पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्फेरिकल शेल हो या स्फेरिकल कंडक्टर हो, उसको जो भी चार्ज दिया जाता है वो गिवन चार्ज अंदर नहीं रहता, बल्कि कहां स्प्रेड हो जाता है, आउटर सरफेस पे इक्वली, यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को याद रखनी है इसके एप्लीकेशन के दौरान। और अब एक चार्ज स्फेरिकल शेल हम बनाने जा रहे हैं। तो सपोज दिस इज अ चार्ज स्फेरिकल शेल। ये इसका सेंटर है O, और लेट इट्स रेडियस इज R। चार्ज स्फेरिकल शेल है ये। पहले तो स्फेरिकल शेल बनाई हमने, ये अंदर से हॉलो है, स्फेरिकल शेल है, सेंटर O, रेडियस R, और उसको चार्ज किया जा रहा है। तो एक चार्ज अपन ने दिया सपोज +Q, तो वो इसके आउटर सरफेस पे इस तरह से पूरा स्प्रेड हो जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। याद रखना, जो भी चार्ज हम देंगे कहां स्प्रेड हो जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये हो गई एक चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इस चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और जब गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस हमको बनाना पड़ेगा। अब आपको हमने दो कल बताए थे, एक पॉइंट चार्ज, एक लाइन चार्ज। हमने देखा था पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा था, स्फेरिकल, जबकि लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा था, सिलिंड्रिकल। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक से ही गॉसियन सरफेस बनता है, वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ चार्ज सोर्स बनता है कि चार्ज सोर्स हमारा कैसा है। पॉइंट चार्ज के लिए बन गया स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए बन गया सिलिंड्रिकल। अब यहां पे चार्ज कैसा है, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल। समझ में आ गया नहीं, कैसा स्फेरिकल, कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फेरिकल। तो हमारा चार्ज सोर्स स्फेरिकल है, इसके लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अब यहां पर जब हम विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल शेल जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। 3 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। पहली, पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ये पहली पॉसिबिलिटी है, क्या, पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है ना, ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो पॉइंट जो है विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल शेल, उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है।
और एक तीसरी पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि ना आउटसाइड हो ना इनसाइड हो, बल्कि कहां हो, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो देयर में बी 3 पॉसिबिलिटीज। वो तीनों पॉसिबिलिटी, तीनों कंडीशंस में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक बार जब पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एक बार जब लाई कर रहा है ऑन द सरफेस, एक बार जब लाई कर रहा है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो वन बाय वन अपन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस जो अपन देख रहे हैं उसमें अपन ने क्या माना है कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है इस स्फेरिकल शेल के कारण, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर O है, सेंटर O से उस पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया स्मॉल r है, और वो पॉइंट ये है P। आप देख रहे हैं क्लियरली कहां लाई कर रहा है, स्फेरिकल शेल के बाहर, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। और जब पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, याद रखना कि जो डिस्टेंस होगा सेंटर से पॉइंट का, वो डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल R से। इस केस में स्मॉल r जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा कैपिटल R से। इसके न्यूमेरिकल्स भी जो आएंगे उसमें ध्यान रखना कि कई बार वो बता देते हैं कि आउटसाइड है इनसाइड है, या कई बार ऐसा नहीं बताते, आपको दोनों r की वैल्यू दे दी जाएंगी। रेडियस भी दे दिया जाएगा स्फेरिकल शेल का, वो कैपिटल R होगा, और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी आपको दे दिया जाएगा जो कि जिस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वहां पे दोनों की वैल्यूज देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड। वो नहीं कहेंगे आउटसाइड या इनसाइड, दो वैल्यूज दे दी जाएंगी आपको। तो अगर स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, मतलब जो सेंटर से फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस अगर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल से ज्यादा है, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां पर इस केस में हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है। गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के लिए अपने को गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस जो गिवन चार्ज सोर्स को चारों तरफ से एंक्लोज किए हुए हो, उस पॉइंट P से पास हो रहा हो जिस पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और वो कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द चार्ज सोर्स, मतलब सभी पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, ताकि सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में हो इक्वल, और डायरेक्शन हो नॉर्मली या रेडियली आउटवर्ड्स। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये जो स्फेरिकल शेल है इसके सेंटर O को हम सेंटर लेंगे, और रेडियस लेंगे इक्वल टू स्मॉल r, और स्फीयर के चारों ओर ड्रॉ करेंगे एक और स्फीयर। ये आपका स्फीयर कैपिटल S हो गया, और इस स्फीयर कैपिटल S का जो क्लोज सरफेस है वो यहां पर काय का काम करेगा, गॉसियन सरफेस का। क्लोज सरफेस ऑफ दिस स्फीयर S विल बिहेव लाइक अ गॉसियन सरफेस, मतलब कि उसके सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में होगी इक्वल, और डायरेक्शन होगी नॉर्मली या रेडियली आउटवर्ड्स। ये रेडियस है, रेडियस के अलोंग ये डायरेक्शन होगी रेडियली नॉर्मली आउटवर्ड्स। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड एक इलेक्ट्रिक ये पॉइंट P जो है कि स्मॉल, इसके अराउंड एक स्मॉल एरिया भी अपन एज्यूम कर लेंगे या ds वेक्टर, और एरिया की डायरेक्शन भी क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो रेडियस नॉर्मल टू द सर्कमफरेंस होता है, तो यहाँ से ये आपका जा रहा है सरफेस के नॉर्मल, ये आ गया, ठीक है कि नहीं। ये डायरेक्शन ds वेक्टर की भी हो गई, ये डायरेक्शन E वेक्टर की भी हो गई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बनाया ये? बिकॉज हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाइड होती है, क्लोज सरफेस के लिए। तो इसलिए ये जो हमारा आर स्फीयर है इसको क्लोज कर दिया अपन ने एक स्फीयर S के द्वारा। क्लियर है कि नहीं? अब हमको क्या निकालना होगा, जैसे सारी एप्लीकेशन में अभी ये तक अपन ने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, ये स्फीयर S। समझ में आया कि नहीं? तो इसके कारण अपन क्या निकालेंगे, इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गॉसियन सरफेस कौन सा है, स्फीयर S। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू स्फीयर S विल बी, तो इसको फाई E से रिप्रेजेंट कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो और दो फार्मूले होते हैं फ्लक्स के, एक तो होता है ये फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर दैट इज इक्वल टू ES cos थीटा, ठीक है ना। अगर इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन डायरेक्ट तो। अदरवाइज एक फार्मूला ये है कि जैसे स्फीयर बड़ा है तो उसमें अपन स्मॉल एरियाज ds में डिवाइड करेंगे पूरे सरफेस को, और फिर अपन इस तरह से निकालेंगे फार्मूला। तो यहाँ पर इस वाले में ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। ये सरफेस का एक स्मॉल एरिया है ds, और पूरा सरफेस S जो है ऐसे कई स्मॉल एरिया से मिलकर बना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन। किसका सरफेस इंटीग्रेशन, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का, ठीक है ना। और क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए कई बार अपन क्या करते हैं, ये बीच में एक छोटा सा लड्डू बना देते हैं बीच में। ये छोटा सा लड्डू काय के लिए, इंटीग्रल के अंदर, इट इज फॉर क्लोज सरफेस के, मतलब सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए। तो सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन
ई डी एस कॉस, और थीटा मत लिखना, थीटा मतलब एंगल, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। देख लीजिए एक बार सब लोग ध्यान से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर ई परंपरा के अनुसार बाहर निकल जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डीएस रह जाएगा अंदर, और जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता है तो इंटीग्रल डीएस क्या हो जाएगा एस, तो इट विल बी ई इंटू एस, वेयर व्हाट इज एस, तो उसके बारे में बता देंगे, वेयर एस इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर तो वो भी था चार्ज स्फेरिकल शेल, एक ये भी है स्फीयर, तो कौन सा स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, तो आपको बता दिया, याद कर लेना अच्छे से, सबको याद हो गया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया फाई ई वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड गिव इट इक्वेशन 1। क्लियर है कि नहीं। तो सभी एप्लीकेशन में पहले तो अपन क्या निकालते हैं, तरीका सबका कॉमन है, सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किसके द्वारा, गॉसियन सरफेस के द्वारा, और फिर अपन बाय गॉस थ्योरम लिखेंगे। जैसे ही आ गया फाई, उसके बाद अगला स्टेप अपना सभी एप्लीकेशन में यही होता है, बट बाय गॉस थ्योरम, बट बाय गॉस थ्योरम, एंड गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज इक्वेशन 2। क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो अपन ने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया उससे निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, वो ये आ गया हमारा फाई ई, ठीक है ना, इक्वेशन 1 हो गई। और जैसे ही आ गया बट बाय गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड फाई ई, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड फाई ई, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी सेम होंगी, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर will be equals to q upon epsilon naught, and from here we can calculate the value of E, intensity of electric field। E आ जाएगा यहाँ से 4 pi r square into इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो q upon 4 pi r square into epsilon naught, इसको थोड़ा स्मार्ट बना लेंगे अपन, तो ज्यादा अच्छा लगता है 1 upon 4 pi epsilon naught अलग लिखना, तो 1 upon 4 pi epsilon naught अलग से लिखा, इंटू ऊपर बचा q, नीचे बचा r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही स्फेरिकल शेल के कारण आ गया किसी आउटसाइड पॉइंट पे, और ये r पर डिपेंड कर रहा है कैसे, इनवर्सली, इक्वेशन 3 दे दिया इसको, ये आ गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल एट एनी आउटसाइड पॉइंट, पॉइंट कहां लाई कर रहा है आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, यहां स्मॉल r ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। और एक बात साफ समझ में आ रही है कि E की वैल्यू यहां पे r स्क्वायर पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली, ठीक है कि नहीं। अभी अपन ने पहला केस देखा जब पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इस समय जो स्मॉल r है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। अब धीरे धीरे पॉइंट को अपन क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं स्फेरिकल शेल के, जैसे जैसे पॉइंट P को पास लाएंगे स्मॉल r की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक स्थिति आएगी कि पॉइंट P आ जाएगा कहां, ऑन द सरफेस। जैसे ही पॉइंट P आ जाएगा ऑन द सरफेस, तो फिर ये स्मॉल r की वैल्यू इस कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सेकंड पोजीशन अपन ये ले रहे हैं, point lies on the surface of spherical shell, ठीक है ना। ये अगला केस है हमारा, पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो जब पॉइंट सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल पे होगा, तो इन दिस केस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, ले रहा कि नहीं। जैसे जैसे पॉइंट पास आ रहा है स्मॉल r कम हो रहा है, और जब सरफेस पर आएगा तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, रेडियस के, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इन दिस केस, तो अगर अपन यहां पे इक्वेशन 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आ जाएगी, तो E सरफेस SUR लगा दिया मैंने, ये आउटसाइड था तो इसको E आउट कह सकते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे E आउट, तो ये फॉर्मूला, और ये पॉइंट कहां है, सरफेस पे, तो सरफेस के लिए मैंने शॉर्ट में नीचे SUR लिख दिया। तो E सरफेस जो है
वो कितना हो जाएगा, इसी एक्सप्रेशन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। याद रखना इट इज मैक्सिमम। स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे कम आ रही है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली। और जैसे जैसे स्मॉल आर कम होता जाएगा, यानी जैसे जैसे पास आते जाएंगे स्फेरिकल शेल के, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और हर चीज क्या होती है, बढ़ने की बात होगी, मैक्सिमम हो जाएगी कहां, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 4 पाई आर स्क्वायर अलग लिख लिया अपन ने, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सब लोग, ई सरफेस इक्वल्स टू क्यू तो है ही 4 पाई और आर स्क्वायर पहले लिख लिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब बात को समझना, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर ये एरिया है, ऊपर चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, और इस चार्ज पर यूनिट एरिया कल बताया था आपको, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसकी जगह हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, तो एक एक्सप्रेशन ये भी हो जाएगा ई सरफेस का, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? क्या हो जाएगा, ई सरफेस का एक फॉर्मूला तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू कैपिटल आर स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसकी जगह सिग्मा आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? दोनों एक्सप्रेशन किसके हो गए, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्फेरिकल शेल की। और याद रखना सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। अब आते हैं तीसरे केस पे, इधर ले लेता हूं मैं। तीसरा केस है पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। पॉइंट लाइज inside the spherical shell. तो जब पॉइंट लाई करता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये शुरू में ही आपको डिस्कशन में हमने बता दिया था कि स्फेरिकल शेल को जो भी चार्ज देते हैं वो केवल कहां स्प्रेड होता है, आउटर सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। और जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, याद रखना इनसाइड द स्फेरिकल शेल कोई चार्ज नहीं होता, यानी Q इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0 एंड दैट्स व्हाई E in इज आल्सो 0। तो अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, 0, ना कोई चार्ज ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीनों केस हो गए। एक चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E आउट का फार्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। सरफेस पे फार्मूला ये है E सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो मैक्सिमम होती है, या ये भी कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर अगर अपन आते हैं इनसाइड, तो जैसे ही अंदर एंटर करके तो अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, क्योंकि वो चार्ज नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? देख लीजिए एक बार पूरी तरह से। फिर उसके बाद अपन इसका एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैसे करेंगे। देखिए ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल का। इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, और स्मॉल आर पे जो है, स्मॉल आर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस स्मॉल आर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल से फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब ये डिस्टेंस ज्यादा है कैपिटल आर से, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है यानी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, तब ई आउट हम देखते हैं फार्मूले में देख चुके हैं, ई आउट प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं आर कम हो रहा है, आप देख सकते हैं ये कर्व ऐसा जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे आर की वैल्यू कम हो रही है, ई की वैल्यू तेजी के साथ बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं? सरफेस पे जाके आप देख रहे हैं यहाँ पे जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया तो ई सरफेस आ गया। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस ये कब होती है, व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो। इन दैट केस आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई, एंड आफ्टर दैट जैसे ही अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई सीधे, ठीक है कि नहीं, ये सीधे यहां से फॉलो के 0 हो गया। अंदर किसी भी पॉइंट पे व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये वाली कंडीशन आ गई, और अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो ई इज 0। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल
या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं? स्फेरिकल कंडक्टर हो या स्फेरिकल शेल हो, चार्ज है अगर तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फार्मूले होते हैं और यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए बच्चों, ये तो मेन एप्लीकेशन था। अब एक और इसी का कोई एप्लीकेशन टाइप समझ लीजिए, जिसका डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ फॉर नॉलेज आपके लिए जरूरी है, तो वो भी आपको बता दें। दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो आप नोट कर लें, और कंपटीशन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी तो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल मतलब होलो था, सॉलिड नहीं था, अंदर कैविटी थी, या फिर स्फेरिकल कंडक्टर था, मतलब कंडक्टर सॉलिड भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर मान लो ना तो वो मतलब कंडक्टर है नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग भी वो स्फेरिकल शेल यानी होलो स्फीयर नहीं है, बल्कि क्या है, सॉलिड है। तो अगर सॉलिड भी हो, ठीक है ना, और नॉन कंडक्टिंग भी हो, ऐसा स्फीयर अगर चार्ज हो, तो फिर उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालें तो क्या सेम आएगा और क्या डिफरेंस आएगा, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए होगा कैसा इसका फिगर, लाइक दिस, जैसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, इट इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, कैपिटल आर रेडियस मान लिया इसका। अब इसको भी हमने वही क्यू चार्ज दिया जो पहले दिया था। अब चूंकि वो एक होलो कंडक्टर था, तो जो भी चार्ज दिया था वो केवल कहां स्प्रेड हो गया, सरफेस पे। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड है, कोई म्यूचुअल रिपल्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो केवल सरफेस पे नहीं बल्कि एंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएगा। ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या डिफरेंस आएगा समझ में आएगी ना आपको? जो भी आएगा चार्ज वो कहां आएगा, पूरे एंटायर वॉल्यूम में। समझ में आया कि नहीं? और जैसे ही आपने देखा पूरे एंटायर वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड हो गया, मतलब जो टर्म यूज होगी दिमाग में आ गई होगी, कौन सी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब पूरे चार्ज पूरे एंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है तो फिर हम टर्म कौन सी यूज करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे? रो से। अब यहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, तो क्या क्या सेम रहेगा? आप देखिए, ई आउट विल बी सेम। इसके कारण भी एक नॉन कंडक्टिंग पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, बता ही चुके थे। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी ई आउट विल बी द सेम, 1/4 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर जो है क्या होगा? सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। एंड आउट इस सरफेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी आल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जहां एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है किसकी? उस मीडियम की जिसका ये बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो डिफरेंस कोई ज्यादा दिखा गया? फर्स्ट फॉर्मूले कोई डिफरेंस नहीं, सेकंड फॉर्मूले में इतना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया, स्मॉल आर, ठीक है ना, वहां भी यही था, ई सरफेस, वही यहां पे भी आ गया। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, और इसको ये भी बोल सकते हैं सरफेस को क्या, जैसे वहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है कि नहीं? और जो लास्ट केस है उसमें बदलाव हो जाएगा यहां पर, कि लास्ट केस में जब ई इनसाइड गए थे तो वहां अंदर तो चार्ज जीरो था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। या अंदर चार्ज जीरो नहीं है, या अंदर भी चार्ज स्प्रेड है और बकायदा चार्ज डेंसिटी है कितनी? रो। तो उस कंडीशन में यहां पर ई इनसाइड जीरो नहीं होगा, बल्कि ई इनसाइड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इट विल बी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, याद रखना। और इसमें आप देख सकते हैं कि ई आउट में तो डिपेंड कर रहा था आर पे, कैसे? आर के स्क्वायर पे इनवर्सली, लेकिन यहां पे आर डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में आ गया। तो ये चीज क्लियर हो रही है कि ई आउट जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के है, लेकिन ई इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। ये बातें ध्यान रखना। और मैक्सिमम यहां पर भी यही वाला होगा, सरफेस वाला, इट इज मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं? यानी जब बाहर है पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते सरफेस पे हो गई मैक्सिमम। देन उसके बाद फिर जब अंदर लाए तो वहां पे जाते ही अंदर सीधे जीरो हो गई थी, यहां पे अंदर आके एकदम जीरो नहीं होगी, हौले हौले डिक्रीज होगी। जैसे जैसे स्मॉल आर कम होता जाएगा, सेंटर के पास पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सेंटर पे आर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पे जीरो हो जाएगी।
तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस टाइप से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सेम है, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², वहां भी था, यहां भी है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वहां पर भी थी, यहां पर भी है, लेकिन जब अंदर गए वहां अंदर जाती इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी? जीरो ई इन। या ई इन जीरो नहीं है बल्कि ई इन भी यहां पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे? आर पे। फॉर्मूला क्या है? आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है ना? डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है इसका, केवल इसको अपने को रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। फर्स्ट टू रिजल्ट सेम है, किससे? चार्ज स्फेरिकल शेल से। और यहां पर जो चेंज आ गया, डिफरेंस, वो क्या आ गया था? चार्ज स्फेरिकल शेल में ई इन क्या था? जीरो। यहाँ ई इन जीरो नहीं है बल्कि क्या है? आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। साफ दिख रहा है कि ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, दोनों के ग्राफ में जरा सा अंतर है। वहां पर ई इन सीधे जीरो हो गया तो यहीं पे ग्राफ खत्म हो गया था। यहाँ ई इन जीरो नहीं है बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख लीजिएगा कि किसका पूछ रहे हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल का या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। तो चलिए बेटा, अब अपन आ रहे हैं फोर्थ एप्लीकेशन पे गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से मतलब है कि एक शीट है, प्लेन शीट है, उसको अपन चार्ज कर रहे हैं, और इनफाइनाइट से मतलब उसका जो एरिया है शीट का वो बहुत ज्यादा है। तो लगभग इनफाइनाइट कह दिया अपन ने, बहुत ज्यादा है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब शीट है तो उसको आप जो चार्ज देंगे वो पूरे उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी कौन सी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ऐसी एक शीट अपन ने मान ली, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना? भावनाओं को समझना, बोर्ड पे ऐसे तो दिखा नहीं सकते अपन, तो दिखाया ऐसे है, लेकिन शीट एक्चुअली फ्रंट पोज में ऐसे नहीं रखी हुई है बल्कि इस तरह से रखी हुई है, लाइक दिस। तो दो इसके फेस हो जाएंगे, इधर का सरफेस, इधर का सरफेस, इधर वाला जो सरफेस है वो यहाँ पे शो किया गया है, उस पर चार्ज अपन ने दिया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया सरफेस पे, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और याद रखना कि जो भी चार्ज देंगे वो दोनों साइड होगा, इधर भी इधर भी, इधर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों साइड चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा। अभी अपन एक साइड देख रहे हैं तो इधर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी? नॉर्मली आउटवर्ड्स। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स। इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण अगर इधर इसके इस साइड r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड नॉर्मली आउटवर्ड्स। और याद रखना अगर इसके इतने डिस्टेंस r पे इसके दूसरी साइड एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे P डैश, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में उतनी आएगी और डायरेक्शन कैसी होगी? इधर वाली फील्ड की इस साइड नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो जो भी शीट होगी उस शीट के चार्ज शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड भी नॉर्मली आउटवर्ड्स, इस साइड भी नॉर्मली आउटवर्ड्स, दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी इक्वल। क्लियर है कि नहीं? अब अपन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, और वो भी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में अप्लाई करनी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इट इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो अब क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा गॉसियन सरफेस जो इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो कि हमारा चार्ज सोर्स है, इसको चारों तरफ से घेरे हुए हो। हालांकि इसका एरिया तो अपने का इनफाइनाइट, प्लेन शीट वाला एरिया इनफाइनाइट है, बट आपको बताया था गॉसियन सरफेस फाइनाइट होता है। अगर जैसे अपन ने जब लाइन चार्ज के कारण निकाला तो लाइन तो बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग थी, लेकिन अपन ने जो सिलेंडर गॉसियन सरफेस एज्यूम किया था उसकी लेंथ फाइनाइट ली थी L। इसी तरह से यहाँ अगर अपन देख रहे हैं कि शीट का एरिया तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमको जो सिलेंडर लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस जो लेंगे हम, उसका एरिया कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो कुछ अपन एरिया कंसीडर कर लेंगे लाइट A। तो अपन कहेंगे क्या? यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा कैसा? मैंने बताया था ना, जैसे देवता वैसी पूजा, अकॉर्डिंग टू द चार्ज सोर्स उसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग अपन लेंगे। और यहाँ पर हम P और P डैश दोनों पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं कि हमारा गॉसियन सरफेस दोनों से पास हो। तो हम इस शीट को आर पार भेदता हुआ एक ऐसा सिलेंडर एज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट P और P डैश जो दोनों साइड है अलग अलग, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन PP डैश उसकी एक्सिस हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनाइट हो। कुछ सपोज कैपिटल ले लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं? तो एक सिलेंडर ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल A होगा, और वो इस शीट को भेदता हुआ जा रहा है। P और P डैश की ज्वाइन करने वाली लाइन जो PP डैश है वो उसके लिए एक्सिस का काम करेगी। ये सिलेंडर जो है इसके इस एंड पे P और इस पॉइंट पे P डैश है,
दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इक्वल ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा सरफेस जो कि चार्ज को चारों तरफ से इंक्लोज किए हुए हो और उन पॉइंट से पास हो जिन पे की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। तो इस सिलेंडर का क्लोज्ड सरफेस जो है वो काय की तरह काम करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था जब अपन लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे कि जब कभी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन लेते हैं तो उसके सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। याद करिए वहां भी 3 पार्ट्स कौन कौन से थे। एक आता होता है प्लेन सर्कुलर एरिया S1, प्लेन सर्कुलर एरिया S1, तो ये मान लिया प्लेन सर्कुलर एरिया S1 हो गया हमारा। दूसरा प्लेन सर्कुलर एरिया S2, तो सिलेंडर में आप जानते हैं 2 तो प्लेन सर्कुलर एरिया होते हैं। प्लेन सर्कुलर एरिया S2 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। जो सिलेंड्रिकल सरफेस जो होते हैं उनके जो एरिया होते हैं एंड फेसेस के वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो प्लेन सर्कुलर एरिया, ठीक है ना, 2 होते हैं, एक ये एक ये। तो इसी तरह यहां हो गया एक ये S1 ये एक S2, दोनों कैसे हैं, प्लेन सर्कुलर एरिया। और तीसरा होता है अपना क्या, कर्व्ड सरफेस, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस ये हो गया S3। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, S1 S2 S3। S1 S2 में प्लेन सर्कुलर एरियाज, S3 है कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि लाइन चार्ज वाले में किया था, याद रखना। इन दोनों को कंपैरेटिवली भी आप याद रख लेना, दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए समझ लेना। अब वहां पर केस अलग था, वहां पे ऐसा वर्टिकल सिलेंडर अपने लिया था, लाइन चार्ज एक्सिस ऐसे थी। वहां पे अपने देखा था कि S1 S2 इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थे और S3 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। यहां जस्ट उल्टा है। यहां आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड ये है नॉर्मली आउटवर्ड, S1 इसके परपेंडिकुलर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है नॉर्मली आउटवर्ड, S2 इसके परपेंडिकुलर है। मतलब S1 S2 तो कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि S3 आप देख सकते हैं ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। क्लियर है कि नहीं। तो जो सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता। ये अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है दिमाग में। यहां पे ये बात लिख देंगे, सिंस कर्व्ड सरफेस S3 is parallel to electric field, therefore no flux will pass through it. Any problem? वहां पे S1 S2 पैरेलल हो गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो S1 S2 से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हुआ था, केवल किससे पास हुआ था, S3 से। यहां उल्टा हो गया कहानी, यहाँ S3 पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, S3 से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। और जो परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम पास होता है, और परपेंडिकुलर के लिए थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यहां पर एक तो अपन ने ये मान लिया कि जो सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, A है। तो S1 और S2 बोथ विल बी इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल A। ये तो समझ में आता है कि S1 S2 इक्वल तो होंगे ही, ठीक है ना। एक सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड के इक्वल ही होंगे, दोनों एंड्स के, और बोथ इक्वल टू अपन ने मान लिया है कितना, कैपिटल A। क्लियर है कि नहीं। अब अगर आप देखें तो हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्लियर है। इसको हम फाई ई से डिनोट करें तो अब हमको S3 का तो कैलकुलेट करना है नहीं, केवल S1 S2 का कैलकुलेट करना है। तो एक होगा E वेक्टर डॉट S1 वेक्टर प्लस दूसरा होगा E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट S1 वेक्टर को क्या लिखेंगे, E वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो AB cos थीटा, ये हो जाएगा E S1 cos थीटा। cos थीटा मतलब तो जब परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर थीटा क्या लेते हैं अपन, 0 डिग्री। E S1 cos 0 डिग्री प्लस ये हो जाएगा E S2 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होता है 1, ये आपको पहले बता चुके। परपेंडिकुलर केस में यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। नॉर्मली परपेंडिकुलर पर थीटा 90 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंगल किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस के साथ, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर केस में थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया, तो cos 0 डिग्री तो हटा देंगे, तो ये रह गया E S1 प्लस ये रह गया E S2
बट आप बता चुके हैं कि S1 S2 बोथ इक्वल टू क्या है A, यानी कि S1 की जगह भी A आ जाएगा प्लस S2 की जगह भी A आ जाएगा। क्यों आ गया रीजन एक बार फिर से चाहो तो बता देना, सिंस S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू A, तो देयरफॉर फाई E की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो आ जाएगी क्या, EA प्लस EA विल बी 2EA। ये वैल्यू आ गई फाई की इक्वेशन 1 दे दिया इसको, बोले कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर। बट बाय गॉस थ्योरम आप जानते हैं बट बाय गॉस थ्योरम आप क्या जानते हैं कि फाई E इक्वल टू होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वन इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए वी हैव यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी 2EA विल बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड फाइनली हमें निकालना है E, तो E इक्वल्स हो जाएगा Q अपॉन 2 नीचे आ जाएगा इधर, एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट A ऐसे लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 और नीचे चलेगा एप्सिलॉन नॉट था, तो ये आगे वैल्यू इक्वेशन 3 दे सकते हैं इसे। अब गॉस थ्योरम में जो हम Q यूज करते हैं ना वो क्या होता है, स्टेटमेंट पे जाएं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब Q यहां पर क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है यहां पर, तो भाई सिलेंडर का एरिया कितना है A, और सिलेंडर के अंदर इंक्लोज क्या है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने का मतलब यूनिट एरिया का चार्ज है कितना, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया अगर कितना है सिग्मा, तो फिर पर यूनिट एरिया मतलब 1 एरिया का चार्ज कितना है सिग्मा, तो 2 एरिया का होगा 2 सिग्मा, 3 एरिया का होगा 3 सिग्मा, या सिग्मा इंटू 3 कह सकते हैं। तो यहां पर एरिया है कितना, तो सिलेंडर के अंदर इंक्लोज एरिया सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा, वो कितना है A, तो इसलिए A एरिया के अंदर चार्ज कितना होगा QA, सॉरी सिग्मा A, तो वो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू, ये बात अपन नीचे लिख देंगे, बट चार्ज टोटल चार्ज, बट टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सिलेंडर but total charge enclosed by the cylinder is Q equals to sigma A। क्लियर है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये अपन रख देंगे। तो therefore from equation 3 दिख रहा है, therefore from equation 3 we have, और यहां पे अपन रख देंगे E इक्वल्स टू सिग्मा, Q की जगह आ जाएगा सिग्मा A अपॉन नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट A, A से A हो जाएगा कैंसिल, फाइनली आपका जो बचेगा ये बचेगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर एक चीज आप और देख सकते हैं कि कहीं भी आर नहीं आ रहा, मतलब प्लेन शीट ऑफ चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मतलब पूरा जहां जहां तक भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। समझ में आया? तो ये है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डिपेंडिंग ऑन आर। क्लियर है? जो डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो दोनों साइड नॉर्मली आउटवर्ड होगी, इस साइड भी नॉर्मली आउटवर्ड, इस साइड भी नॉर्मली आउटवर्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डायरेक्शन देने के लिए एन कैप लगा यूनिट वेक्टर, फिर एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ एन कैप विल बी नॉर्मली आउटवर्ड्स। शीट के इस साइड देखें तो इस साइड नॉर्मली आउटवर्ड, इस साइड देखें तो इस साइड नॉर्मली आउटवर्ड, दोनों साइड नॉर्मली आउटवर्ड्स। मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है?
तो देखो बच्चों, अभी अपन ने ये जो मेन 4 एप्लीकेशन है वो कर लिए। जो एग्जाम में ज्यादातर डिराइव करने के लिए आते हैं वही 4 केस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या उसके साथ आगे बढ़ा के डेराव कूलम्ब्स लॉ कह सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। दूसरा ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है ना। तीसरा ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, और चौथा ये था ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई, और एमपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। और वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। ये एक तरह से 5th एप्लीकेशन है जरूर, लेकिन ये एक चीज देखा है तो कोई एप्लीकेशन हो जाएगा किसका, 4th वाले का, जो भी अपन ने किया उसके फॉर्मूले को यूज करके। इसमें गॉस थ्योरम का कहीं यूज नहीं हो रहा है, गॉस थ्योरम से तो अपन ने वो ड्राइव कर लिया फॉर्मूला। अब उससे इस केस को अपन बना सकते हैं कि यहाँ पे 5वां एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। तो इसमें वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज का अपने को पता है। वो अपने को ये पता है कि अगर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसको अगर अपन ने चार्ज किया है तो उसके ऊपर चार्ज पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी उसकी सिग्मा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी जहां जहां तक भी होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों साइड डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स, इधर भी नॉर्मली आउटवर्ड्स, इधर भी नॉर्मली आउटवर्ड्स। और जो मैग्नीट्यूड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना कंसेप्ट जो है, जो अपने को पता है पिछले एप्लीकेशन का, उसका यहाँ पे यूज हो जाएगा। और अब इसमें जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज अपन ले लेंगे यहाँ पर। Here we are taking 2 plane sheets of charge, और 2 कैसी, पैरेलल। तो एप्लीकेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। तो 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रख दिए अपन ने लाइक दिस। एक शीट 1 हो गई, शीट ए दे दो उसका नाम, शीट ए, एक शीट बी। दोनों को चार्ज किया तो दोनों चार्ज हैं, यानी इनको कहेंगे प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। एक की चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा ए है, एक की चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा बी है। ले रहा कि नहीं? तो 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हो गई, ए और बी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। जब इस तरह से रखी जाएंगी तो जो हमारा प्लेन होगा उसको 3 रीजन में डिवाइड करती हैं। एक रीजन 1 टू द लेफ्ट ऑफ शीट ए, एक रीजन 2 इन बिटवीन बोथ द शीट्स, और एक रीजन 3 टू द राइट ऑफ शीट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, एक शीट ए के कारण जिसे ई ए कहेंगे, एक शीट बी के कारण जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी कहेंगे। पहले ई ए की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो ई ए शीट ऐसे रखी हुई है, तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी इस साइड होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। और रीजन 2 और रीजन 3 दोनों ही शीट ए के राइट में लाई कर रहे हैं, तो रीजन 2 में भी रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी टुवर्ड्स राइट। तो हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए शीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रीजन 1 में तो होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि रीजन ए पे ये देखिए प्लेट शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है मैंने यहाँ बताया था, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इस तरफ नॉर्मली आउटवर्ड ये हो गई, और ये दोनों रीजन कहाँ लाई कर रहे हैं इसके राइट में। राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ हो गई रीजन 2 में, ये हो गई रीजन 3 में। तो ये की डायरेक्शन मैंने तीनों रीजन में शो कर दी, रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में। अब बात करते हैं शीट बी की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी होगी। ईबी की डायरेक्शन पे अगर शो करें तो ईबी ऐसे रखी है, तो इस तरफ रीजन 3 में नॉर्मली आउटवर्ड्स यानी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। लेकिन रीजन 2 और रीजन 3 इसके लेफ्ट में है, तो डायरेक्शन जो होगी कुछ इस तरह से होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट ईबी की रीजन 2 में और रीजन 3 में। इज दैट क्लियर? तो पहले तो डायरेक्शंस बता दी। मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो एक फील्ड अपन जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 और एप्सिलॉन नॉट तो खैर कांस्टेंट्स हैं, तो ऐसे में सिग्मा शीट ए के लिए हो जाएगा सिग्मा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई ए, तो शीट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम? अब अपन फॉर कन्वेंशन ऐसा ले सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो होंगी पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएं वो शीट तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, पॉजिटिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा ले लेते हैं अपन। और राइट टू लेफ्ट है वो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? ये कन्वेंशन अपन ने लिया है, साइन कन्वेंशन। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट उन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन नेगेटिव साइन से डिनोट कर देंगे।
समझ में आया कि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, रिजल्टेंट आएगी उसकी। सो दैट माइनस में है तो राइट टू लेफ्ट, और प्लस में आई तो लेफ्ट टू राइट। अब वन बाय वन इन रीजन्स में अपन देखते हैं, तो एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं इन रीजन 1। इन रीजन 1, रीजन 1 में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स ए एंड ईबी, बोथ आर टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड टुवर्ड्स लेफ्ट अपन ने कैसी मानी, टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट कैसी मानेंगे, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ईबी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो इन रीजन 1 की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E1 कहें तो E1 इक्वल टू क्या है, E और EB का रिजल्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। देखिए माइनस EA माइनस EB, डायरेक्शन सेम है दोनों की, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। माइनस EA माइनस EB, ठीक है ना, यानी कि माइनस तो निकाल लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा EA प्लस EB। वैल्यूज पुट कर देंगे तो माइनस कॉमन निकाल ही लिए हैं। ये क्या है अपना, इट इज सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस EB क्या है, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कुल मिला के उसका मैसेज लिख सकते हैं माइनस, ऊपर तो रहेगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B, अपॉन नीचे होगा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन। 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मतलब मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साइन जो माइनस का लगा है वो ये बात बता रहा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है कि नहीं, ये बात होगी रीजन 1 की। अब बात करते हैं रीजन 2 की। इन रीजन 2 देखें अपन तो EA तो कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, यानी ये तो होगी पॉजिटिव, EB है राइट टू लेफ्ट, ये कैसी होगी, नेगेटिव। तो रीजन 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम E2 कहते हैं, E2 इक्वल टू क्या होगा, EA पॉजिटिव होगा माइनस EB नेगेटिव होगा। भाई EB नेगेटिव बिकॉज ये राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट अपन ने कैसी मानी है, पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट मानी है कैसी, नेगेटिव। तो EA पॉजिटिव EB नेगेटिव, दोनों की वैल्यूज पुट करी तो EA है सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस EB है सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आपका जो आएगा E2 वो ये आ जाएगा, E2 इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन, ऊपर सिग्मा A माइनस सिग्मा B। रीजन 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बोलिए कोई दिक्कत। रीजन 1 और रीजन 2 में अपन ने कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह रहे हैं, रीजन 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आई है, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, नेगेटिव मतलब राइट टू लेफ्ट, और ये आई है पॉजिटिव, कोई सानी मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट। रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। आ जाते हैं अब इन रीजन 3। इन रीजन 3 अगर अपन देखें तो दोनों ही टुवर्ड्स राइट हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट है दोनों, लेफ्ट टू राइट यानी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो रीजन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड E3 जो है वो क्या होगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये प्लस EB, पुट द वैल्यूज, ये सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस EB is सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली रीजन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इक्वल्स टू आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे कॉमन, ऊपर सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो इस तरह से रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब दो स्पेशल केसेस हो जाते हैं, वो भी आप देख लीजिए। स्पेशल केसेस में अपन आ रहे हैं, अब दो स्पेशल केसेस बन जाते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, और पूरा ड्राइव करने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पेशल केसेस समझ लीजिएगा। एक केस ये है नंबर 1 कि इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B बोथ इक्वल टू सिग्मा, मतलब दोनों शीट की चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम भी है और सिमिलर भी है। सेम मतलब मैग्नीट्यूड में और सिमिलर मतलब साइन में, मतलब दोनों पे ही चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी भी सेम है। तो सिग्मा A भी सिग्मा है, सिग्मा B भी सिग्मा है। तो देन अब क्या होगा, इन फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो देन रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 इक्वल्स टू क्या होगी, इस फॉर्मूले में सिग्मा A की जगह भी सिग्मा, सिग्मा B की जगह भी सिग्मा रख देंगे, माइनस साइन है ही, तो सिग्मा A भी सिग्मा प्लस सिग्मा B भी सिग्मा एंड होल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So that will be minus sigma plus sigma will be 2 sigma minus 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 से 2 कट जाएगा और इक्वल मिला के रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 इक्वल टू क्या आएगी, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक शीट के कारण क्या आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दो शीट्स जब हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड में, और माइनस साइन लगा मतलब डायरेक्शन क्या होगी इस साइड, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट। फिर E2 की बात करें अगर, यानी दोनों शीट्स के बीच के रीजन में, तो ये लगा देंगे E2 वाले फॉर्मूले, इसमें भी रख देंगे सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा, तो सिग्मा ए की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा ए माइनस सिग्मा इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो फाइनली अपन कह सकते हैं कि E2 जो है वो क्या हो जाएगी 0। यानी दोनों शीट्स की चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, सिमिलर है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ऐसे में बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी 0। अब एग्जाम में आता है क्वेश्चन पता चला ऐसी शीट बना के दे दी आपको, ऐसे भी दे सकते हैं, एक शीट ये है एक शीट ये है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनके बीच में एक कोई पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, ए और बी, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया, तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी सीधे, क्योंकि बीच बी कहाँ है बीच के रीजन में, बीच का रीजन कौन सा होता है रीजन 2, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। और लेफ्ट के रीजन में पूछ लिया ये, लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए अपन ने क्या ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साइन नहीं लगाएंगे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन पूछे तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, ले रहा कि नहीं। ऐसे करने की बजाय ऐसे भी दे सकते हैं कि शीट पैरेलल तो है, ये भी है ये भी है, और बता दिया इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या है प्लस सिग्मा, और पॉइंट्स कहीं भी दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए तो बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है 0 अगर दोनों सिमिलरली चार्ज है तो। और लेफ्ट या राइट के रीजन में, तो ये लेफ्ट का तो देख लिया, राइट का भी देखते हैं, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला है सिग्मा ए की जगह भी सिग्मा प्लस सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मींस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट ही जाएगा आपका, तो फाइनली जो है E3 इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर ये स्पेशल केस है कि अगर दोनों जो हमारी पैरेलल शीट्स हैं अगर वो इक्वली चार्ज हैं और सिमिलरली चार्ज हैं, इक्वली हैं मतलब सिग्मा सिग्मा है और सिमिलरली मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो बीच का रीजन होगा ना, बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। जैसे मान लो ये दो पॉइंट दे दिए P और Q, तो पॉइंट Q पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, और P या तो इधर है या इधर है, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड में, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी मैग्नीट्यूड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव आ रही है मतलब टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पर नेगेटिव आ रही है रीजन 1 में मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है कि नहीं। एक और स्पेशल केस अपन ले रहे हैं, दो स्पेशल केस हैं, सेकंड वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यूज होगा, तो कैपेसिटर का भी कंसेप्ट यहां से निकल आएगा। सेकंड केस अच्छी तरह समझ लेना, बस ये चैप्टर का अंतिम पड़ा हुआ है, हाथी निकल चुका था, पूंछ रह गई थी, वो आज समेट लिया अपन ने, अब तो ये समझ लो पूंछ भी निकल गई, बाल बाल बचे, ठीक है नहीं। तो देखिए आप, इफ सिग्मा ए इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब कि दोनों शीट जो हैं वो चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है सिग्मा सिग्मा, लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एक पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। देखेंगे यहां पर फिर ये तीनों केस लगा देंगे अपन, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देन लिखा, देन व्हाट अबाउट E1, E1 ये है भाई माइनस सिग्मा ए की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, और अपॉन क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। समझना क्या किया मैंने इस फार्मूले में, देखिए इसमें रीजन 1 के मैं लगा रहा हूं, मैं माइनस आगे लगा तो माइनस आगे लगा लिया, सिग्मा ए की जगह क्या लिखा अपन ने सिग्मा प्लस सिग्मा है तो मतलब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिग्मा लिख दिया, और वैसे फार्मूला प्लस होता है प्लस सिग्मा बी, तो प्लस, लेकिन सिग्मा बी क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, E1 में रीजन में क्या हो गया 0, तो देयरफॉर E1 इक्वल्स टू हो गया 0। E2 के लिए आ जाओ इस वाले फार्मूले पे, ये E2 का है सिग्मा ए की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना भाई, सिग्मा ए की जगह क्या रखेंगे अपन सिग्मा, और बीच में साइन माइनस का था, सिग्मा बी की जगह अपन जब रखेंगे माइनस सिग्मा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली जो बचेगा E2 इक्वल्स टू बचेगा क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं। इस केस में जब दोनों पर चार्ज डेंसिटी सिमिलर थी, ठीक है, दोनों ही सिग्मा सिग्मा थे, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे, तो बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी 0 हो गई थी।
लेकिन यहाँ बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई। बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। और E3 में अगर अपन जाएं तो यहां पर रखा सिग्मा ए की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जीरो सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो, तो ये भी जीरो पर एनीथिंग जीरो, यानी E3 इक्वल्स टू क्या आ गया अगेन जीरो। यानी जब दोनों शीट्स पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, मतलब एक शीट मान लो ये है, एक शीट ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लस सिग्मा, या नेगेटिवली चार्ज है माइनस सिग्मा, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसा कैपेसिटर में आएगा। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और इक्वली चार्ज होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे केस में वहां पर क्या होगा कि बीच के रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट और राइट के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और राइट में क्या है जीरो, बीच के रीजन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? और इस केस में उल्टा है, यहां आपकी लेफ्ट और राइट में है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बीच के रीजन में क्या थी जीरो। ये कंसेप्ट्स हैं। एप्लीकेशन ये वाला जो फोर्थ है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है ना। गॉस थ्योरम तो उसमें कहीं यूज हो नहीं रही है, देखा जाए तो इसी कंसेप्ट से अपन ने एक की बजाय बस दो में कन्वर्ट कर दिया। इसके स्पेशल केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो स्पेशल केसेस इसके याद रखना। तो आज हमने आपके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस भी कर लिए, तो ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक है ना, उसको अपन ने आज कंप्लीट कर दिया। आशा है कि पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।